नमस्कार। एक बार पुनः इतिहास की कक्षा में मैं पवन आप सबका स्वागत करता हूं। यदि बड़े देख रहे हैं तो आपको मेरी ओर से नमस्ते, अगर छोटे देख रहे हैं तो आपको ढेरों प्यार। आज हम जिस शख्स की बात करेंगे उसने इतिहास में कुछ ऐसा कर दिखाया कि मुगल साम्राज्य जिसकी नींव जो है बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध से रखी थी, उसे लगभग 15 वर्षों तक जो है भारतवर्ष में फिर से जो है पनपने नहीं दिया गया, उसे रोके रखा। और उस शख्स का नाम था आ, यस यस, हुमायूं। बिल्कुल ठीक बोला। उस शख्स का नाम था हुमायूं। तो आज हम हुमायूं के बारे में ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो उनके बारे में एक डिटेल्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो शासन अवधि रही वो 1540 से लेकर 45 ईस्वी तक, लगभग 5 वर्ष, केवल 5 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। लेकिन उन्होंने जो कार्य किए उस 5 वर्ष में उन्हें आज भी याद किया जाता है। और ये 5 वर्ष आने वाली मुगल जो पीढ़ी थी जिसमें अकबर का नाम आता है, वो एक शिक्षक की तरह जो है बन गए आने वाले मुगल शासकों के लिए, खास तौर पर अकबर के लिए। अगर मैं अकबर की लंबे साम्राज्य की जो है वो लिस्ट देखता हूँ, एक बहुत लंबा समय तक शासन किया, तो उसके पीछे जो कारण था वो कहीं ना कहीं शेर शाह सूरी भी डिपेंड करते थे, क्योंकि वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। राज्याभिषेक हुआ 1540। उनके पूर्ववर्ती थे हुमायूं, जिनको उन्होंने 1540 ईस्वी में बाहर खदेड़ दिया था भारतवर्ष से। और उत्तरवर्ती जो है उनके बेटे हुए इस्लाम शाह सूरी, इन्होंने शासन संभाला 1545 के पश्चात। जन्म इनका हुआ 1472 ईस्वी में, कहाँ? बजवाड़ा, होशियारपुर जिला, और ये भारत का पंजाब। और निधन हुआ गया 22 मई 1545 ईस्वी को। कहाँ हुआ? कलिंजर, बुंदेलखंड में। माना जाता है कि वहाँ पर बुंदेलखंड के जो राजा थे, दुर्ग था, उसे जब उन्होंने घेरा हुआ था और उन्होंने अपने तोप खाने से जब गोला चला तो वही गोला वापस जो है वो शेरशाह सूरी को लगा, तो इस प्रकार से उनकी मौत हुई थी। समाधि जो उनकी बनाई गई थी वो उनकी बनाई गई सासाराम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो सासाराम जो है कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। और माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही इसे बनाना शुरू कर दिया था। और ये कृत्रिम झील के अंदर जो बहुत सुंदर, आगे मैं इसकी पिक्चर भी आपको बताऊंगा। इनकी जो संतान थी जिसका नाम था इस्लाम शाह सूरी, घराना जो है सूरीवंश, पिता का नाम था मियन हसन खान सूर और धर्म था इस्लाम। ये मोटे तौर पर जो है इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इनकी जीवनी के बारे में। बचपन से शुरू करते हैं। शेर शाह का जो जन्म था पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर 1472 ईस्वी में हुआ। और उनका असली नाम था, याद रखने वाली बात है, उनका जो असली नाम था वो था फरीद खां। फरीद खां। और एक और नाम इनका जो है बाद में पड़ा और वो था शेर शाह सूरी। शेर शाह जो इसलिए जो नाम इनका पड़ा, सूर्य वंशज थे, शेर शाह इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने जब वो छोटी आयु के थे, अल्प आयु के थे, उन्होंने जो है शेर को मारा था और इसलिए उनका नाम पड़ा शेर शाह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। और उनका जो कुलग्राम सूर्य, जिसकी बात हम कर चुके थे। शेर शाह के जो पिता थे उनकी 2 पत्नियां और 8 जो है वो बच्चे थे। आगे चलते हैं। अब शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। इसके संदर्भ में थोड़ा सा मैं जो है वो पीछे आपको ले जाना चाहूँगा। शायद मैंने आपको नहीं बताया है संघर्ष के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि शेरशाह सूरी था वो बिहार में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा था। हमने पढ़ लिया है कि बाबर ने इसे, जब वो एक सैनिक था, एक सैनिक से ही उसको एक बहुत बड़े पद के ऊपर जो है ले गया था बाबर। तो कहीं ना कहीं जो जो चुनौती जो है वो शेर शाह के द्वारा बाद में बाबर के बेटे हुमायूं को मिली, तो उसके पीछे कारण क्या था? बाबर का उसको उत्साहित करना, उसको आगे ले जाना। तो थोड़ा सा जो है इतिहास में दोहरा देता हूँ फिर से। हुआ क्या था कि 1536 ईस्वी में उसने बंगाल पर जो है वो अधिकार किया। थोड़ा सा मुझे लगता है इसको, स्लाइड्स को हम आगे ले लेते हैं, शायद यहीं पर हम बात करेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो युद्ध हुआ उसके संदर्भ में। तो 36 में क्या हुआ था कि 1536 से उसने बंगाल की तरफ जो है रुख किया था। इससे पहले उसने जो है बिहार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और उसने बंगाल पर जो है अधिकार कर लिया। बंगाल पर जैसे अधिकार हुआ तो उसने अपनी जो स्थिति वो क्लियर कर दी कि अब वो हुमायूं के साथ नहीं है और एक स्वतंत्र शासक के तौर पर उसने आपको घोषित कर दिया। ठीक है, यह समय था 1536 और 37 का।
अब हुमायूं को जो है आंख उसकी खुली और उसे लगा कि अब जो है शेरशाह सूरी के विरुद्ध जाना ही पड़ेगा। तो उसने जो है 1537 ईस्वी में जो हुमायूं जो है अभियान चलाया, उसकी तरफ गया। सबसे पहले उसने उसको बिहार में जो है एक किले के अंदर उसे जो है पूरी तरह से घेर लिया। और ये कहा जाता है चुनार का जो है जो किला था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, याद रखने वाली बात है, चुनार का किला। और कहते हैं लगभग जो है 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक ये जो है उस किले को इन्होंने घेरे रखा। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया 6 महीने से पहले। और 6 महीने के पश्चात वो सफल भी हो पाया, लेकिन जो क्या हुआ कि शेरशाह सूरी वहाँ से भागने में सफल हुए और वो बंगाल पहुँचे। लेकिन हुमायूं ने बंगाल पर भी जो आक्रमण कर दिया और यहाँ बंगाल को उसने जो है बड़े आसानी से जीत लिया। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि बड़े आसानी के साथ, बहुत। तो इसका मतलब हुमायूं को जो है अपने ऊपर जो है बड़ा गर्व होने लगा कि जो है बड़े आसानी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर शेरशाह सूरी ने एक चाल चली थी। उसने क्या किया, किले के अंदर बहुत सारा शराब अफीम जो है उसने रखा हुआ था। और क्योंकि जो है हुमायूं के बारे में या हुमायूं की सेना के बारे में ये उसको मालूम था कि ये शराब पीने में या अफीम खाने में बहुत शौकीन रखते हैं, तो इस प्रकार से इन्होंने उसको इंजॉय करने के लिए कि बहुत हमने जीत लिया, तो उसको जो है वो इंजॉय करने के लिए शराब पीना जो शुरू किया। यही मौका था, शेरशाह सूरी ने आकर जो है उन पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार से बुरी तरह से वो हारे। लेकिन इसके पश्चात जो है शेरशाह सूरी ने फिर से, शेरशाह सूरी नहीं, हुमायूं ने फिर से जो है वो बदला लेने की कोशिश करी, वो 1540 ईस्वी में। और ये समय था कनौज में जो है ये लड़ाई हुई थी, अंतिम लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। यहाँ जो है उसने, शेरशाह सूरी ने जो है आ, बड़े वीरता के साथ इस युद्ध को जो है वो अपनी तरफ जो मोड़ डाला। तो मतलब अब हुमायूं को भारत जो है छोड़ना ही पड़ा इस युद्ध के पश्चात। तो ये दो युद्ध हुए थे, चुनार और दूसरा था कनौज। तो कनौज के युद्ध के पश्चात जो है उसे भारत छोड़ना ही पड़ा। ये पढ़ा हमने कि भारत कैसे छोड़ना पड़ा हुमायूं को। अब आता है शेरशाह सूरी की जो खूबियों के बारे में, जिसके कारण उसे इतिहास में जो है याद किया जाता है। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि शेरशाह सूरी केवल एक जो है राजा ही नहीं था, बल्कि एक सेनापति भी था। वो, उसे मालूम था कि युद्ध कैसे किया जाता है। एक सेनापति का जो दृष्टिकोण था वो उसके पास था, प्रतिभाशाली। इसके अलावा वो प्रतिभाशाली शासक भी था। बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में या तो अपने सरदारों के साथ या अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं या उन्हें मालूम नहीं होता है। तो लेकिन शेरशाह सूरी वो व्यक्ति था जिसको मालूम भी होता था कि उसके शासनकाल में क्या हो रहा है और कौन सा अधिकारी कैसा है। और उसने अपनी प्रतिभा जो है शासन में दिखाई, वो आगे हम जो है पढ़ेंगे, केवल 5 वर्षों में। अब 5 वर्षों में देखिए उसने क्या क्या किया। इम्पॉर्टेंट है कि उसके समय में ही पहला रुपया जो है जारी हुआ था। और आज भी भारत में जो है ये व्यवस्था स्थापित है। क्या नाम है, रुपया। और आज भी ये, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये इन जगह के ऊपर रुपया जो है वो चलता है। देखिए ये किसकी है, शेरशाह सूरी की। इसके अलावा दूसरी जो बात आती है वो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण। ये बना था चटगांव, बंगाल चटगांव से लेकर जो है ये पाकिस्तान में पेशावर तक। और कहा जाता है कि ये पेशावर नहीं, थोड़ा आगे बढ़कर जो है वो अफगानिस्तान के काबुल तक जो है वो बनाया गया था ग्रांड ट्रंक रोड। देखिए उस जमाने में। और सड़कें बनाना जो है, शेरशाह सूरी को पता था कि इससे विकास होता है। आपका राज्य की अगर उन्नति करना है तो इसके लिए सड़कें बहुत ही आवश्यक है, और आज इसी के ऊपर जो है वो कार्य होता है। इसके अलावा आ, ये जो साम्राज्य था, इसको पुनर्गठित करने के बाद मुगल जो सम्राट के लिए एक मजबूत नींव जो है वो तैयार की गई, वो इसके द्वारा ही की गई थी। अकबर, खास तौर पर अकबर ने जो है सबसे ज़्यादा जो सीखा वो शेरशाह सूरी से ही था। और इसलिए जो मुगल जो शासनाध्यक्ष थे वो लगातार जो है वो भारतवर्ष में जमे रहे इनकी नीतियों के कारण। अब आगे बढ़ते हैं। ये है शेरशाह सूरी के ग्रांड ट्रंक जिसकी मैंने बात अभी अभी की।
ये उसकी एक पिक्चर है और ये शायद ब्रिटिश काल की है कि ब्रिटिश ने भी इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा किया और बाद में जो है अब तो इसे जो है 4 लेन या 6 लेन का जो है इसको बना दिया गया है आधुनिक तरीके से, और आज भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। काबुल तक ये सड़क जो है जाती है। इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा क्योंकि शेर शाह सूरी ने, शायद वो आगे आएगा थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी है इतना ही, मैं चाहता हूँ कि थोड़े से समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। पहला रुपया की हमने बात करी थी कि उसने चलाया था, लेकिन एक और कि 3 तरह के सिक्के उसने अपने शासना काल में जो है स्थापित किए थे। ये जिस प्रकार से ये सिक्के जो है ये उन्हीं की देन है जो लिखे गए हैं, इबारतें जो है वो अरबी भाषा में लिखा गया है। तो ये 3 तरह के सिक्के उस समय जो स्थापित किए गए थे, सोने के, चांदी के और तांबे के। ये 3 तरह के, याद रखने वाली बात है कि उसने 3 तरह के अलग अलग सिक्के जो है चलाए थे, सोने, चांदी और तांबे के। इसके अलावा रुपए की बात हम कर चुके हैं, और रुपए की अगर बात करते हैं तो रुपए जिन देशों में आज जो करेंसी इसको रुपया चलता है वो है भारत, आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव और इत्यादि देशों में ये चलता है। तो ये बड़ी बात है, शेरशाह सूरी के द्वारा ये किया गया है। इसके अलावा जो है आगे हम बात करेंगे, ग्रांड ट्रक हो गया। अब आता है डाक प्रणाली का विकास। देखिए शेरशाह सूरी, जिसकी मैं बात आपको कर रहा था कि शेरशाह सूरी जो है ऐसा शासक था जो प्रशासनिक दृष्टिकोण में भी जो किसी प्रकार से पीछे नहीं रहा। उसके पीछे जो वजह थी वो थी उसकी डाक प्रणाली। भाई डाक प्रणाली, कहते हैं कि शेरशाह सूरी को एक छोटी से छोटी खबर भी जो है वो पहुंच जाती थी, चाहे वो उसके लोगों के बीच लोगों के लिए की हो या फिर जो है उसके सरदारों की है या फिर उसके जो मंत्रियों की हो, हर एक खबर वो रखता था। इसलिए जो है जैसे ही उसको खबर मिलती थी उसका निवारण वो समय रहते कर देता था। इसलिए जो है शेरशाह सूरी इतने अच्छे ढंग से शासन चला पाया और इसीलिए उस शासन का मॉडल जो है बन गया आने वाले शासकों के लिए, मुगल शासकों के लिए, खासतौर पर अकबर के लिए। एक और जो विशेष बात याद रखने वाली है कि इसने इस डाक व्यवस्था को केवल जो है राजा तक ही सीमित नहीं होने दिया। इसने क्या किया, इस डाक व्यवस्था में इसका फायदा जो है वो अपने व्यापारी जो लोग थे, जो व्यवसाय करते थे, उनके लिए भी जो है ये खोल दिया। वो भी अपनी डाकें जो है या अपने समाज, अपने जो खास तौर की जो अपने व्यवसाय संबंधी जो भी दिशा निर्देश होते थे वो उनको पहुंचाया जाता था उस डाक प्रणाली के तहत। तो एक तरह से सार्वजनिक डाक प्रणाली का जो इस्तेमाल था वो शेरशाह सूरी में किया गया, जिसे आज भी इसी थोड़े बहुत चेंज के बाद ये प्रथा वैसे के वैसे चालू है। तो ये उस समय की जो है एक डाक घर का जो है वो एक नमूना है जो अभी भी ऐसा स्थापित है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब उनके अंतिम दिन की समाधि की, जो है जिसकी बात मैं जो कर रहा था, सासाराम जो बिहार, आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो है बना है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे को बनाना का कार्य जो है शुरू हो गया था, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ। इनका जो गृह नगर है सासाराम, वहाँ पर ये मकबरा स्थापित है कृत्रिम झील में। और एक और जो है बात करेंगे इतिहासकारों की, जो बात है वो कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी के मकबरे को देखकर ऐसा अनुमान लगता है कि वो शेरशाह जो है अंदर से हिंदू था और बाहर से मुसलमान था। और ये जो है झलक आती है इनके समाधि को देखकर जो सासाराम में बनाई गई है। कहते हैं अगर इसका आर्किटेक्चर देखें तो बाहर से ये मुस्लिम कला जो है वो नज़र आती है, लेकिन अगर आप कभी अंदर जाएं तो उनकी दीवारों के चित्र या जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार इसे बनाया गया। तो इसलिए कहा गया है कि वो हिंदू भी था और मुसलमान भी था, दोनों की ही वो कदर करने वाला व्यक्ति था। किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध की, जिसके लिए क्वेश्चन आपका बड़ा आ जाता है कई बार, 4 या 5 नंबर का। उसका जो शासन प्रबंध था इतना सफल था कि वो आने वाली शताब्दियों तक, शताब्दियों का मतलब होता है 100 वर्षों, कई 100 वर्षों तक जो है इसी तरह से जो है इसी रूप में चलता रहा। कुछ परिवर्तनों के बाद, ये इंपॉर्टेंट है हमारे, आज भी अगर हम राजस्व विभाग में जाएं तो आज भी शेरशाह सूरी द्वारा जो नाम है, जैसे कि पटवारी, या उसमें बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, लिखे जाते हैं शब्द, वो आज भी वैसे के वैसे इस्तेमाल किए जाते हैं।
पहला जो है हम ले लेते हैं केंद्रीय शासन प्रबंध। अब केंद्रीय शासन प्रबंध अगर आज की बात करते हैं तो हमारा केंद्रीय जो सरकार आती है उसमें आते हैं आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उनके जो मंत्री है, जिसमें दो सदन आ जाते हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये केंद्रीय शासन आता है आज की डेट में। तो उस समय जो केंद्रीय शासन था वो आता था, यहाँ थोड़ा सा जो है वो गलत हो गया, सुल्तान जो है, चलिए सुल्तान लिखा तो इससे भी आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। जो सुल्तान है वो सल्तनत काल में जो राजा होते थे उसको सुल्तान कहा जाता था, और ये इस शब्द का इस्तेमाल जो बंद हो गया था कब, 1526 ईस्वी में, जब जो है जब इब्राहिम लोधी को जो है वो हरा दिया गया था, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। तो इस प्रकार से अब हम सुल्तान ही बोलेंगे, अब बोलेंगे बादशाह। तो जो बादशाह की बात करते हैं, क्योंकि 1507 ईस्वी में जो है वो बादशाह की उपाधि जो है बाबर के द्वारा पहली बार धारण की गई थी, तो और आगे आने वाले शासकों ने भी इसे ही अपनाया। तो अब क जो है बात करते हैं वो है राजा की केंद्रीय शक्ति व धुरी। राजा ही जो है केंद्रीय शक्ति के तौर पर था, वो सारी शक्तियों के ऊपर जो है वो सारी शक्तियां उसी के हाथ में थी। वो धुरी था एक तरह से। धुरी का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से पहले एक तंबू लगाते थे, उसके बीच में एक डंडा होता था बीच वाला, अगर उसको हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा जो तंबू होता था वो नीचे गिर जाता था। तो एक धुरी बनना जो है एक उस शासन की, वो डंडा जो बीच में लगा होता वो इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही राजा सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर वो है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब सारी शक्तियां उसके हाथ में ही थी। तो सेना का जो सर्वोच्च वो वही था, मतलब बादशाह ही था। यदि न्यायालय की बात करें तो सबसे बड़ा न्यायालय जो है वो बादशाह का ही होता था, उसके आगे कोई भी नहीं जाता था। तो अंतिम जो निर्णय जो उसका माना जाता है, तो उसके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द जो है वह कानून होता था। ये है बादशाह के बारे में, इसलिए उसको केंद्रीय शक्ति या धुरी कहा जाता है। ख अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं उसके मंत्री होते थे। शॉर्ट में हम जो है कर लेते हैं कि कौन कौन से मंत्री आते थे, आपको नाम याद रखने हैं और क्या विभाग है, इसलिए आसानी के लिए मैंने विभाग भी साथ में लिखे हैं। दीवान ए बजारत, पहला है दीवान ए बजारत, जिसका नाम है वित्त मंत्री या वित्त विभाग का मुखिया, जो आय और व्यय का हिसाब रखता हो। फिर दूसरा आता है दीवान ए आरिज। ये दीवान ए आरिज जो है सेना का विभाग का प्रमुख होता था। सेना की चाहे भर्ती करनी हो या पदोन्नति करनी हो, या फिर जो है उनकी जो है जो पे है वो देनी हो, तो ये सब इससे संबंधित जो कार्य थे या जो सुझाव होते थे वो राजा को देता था और इसके द्वारा ये कार्य होते थे। फिर आता है दीवान ए अरसालत। ये विदेश मंत्री था, मतलब जो अपने पड़ोसी देश थे उनके साथ कैसा व्यवहार रखना है, उनके साथ जो आदान प्रदान रखना बातों का, या अंदर की जो किसी भी प्रकार का, आज जो विदेश मंत्री है भारतवर्ष में उनका कार्य क्या रहता है, ठीक उसी प्रकार से इनका विभाग भी वही कार्य करता था। आगे आता है दीवान ए इंसा, गृह मंत्री। जैसे अमित शाह आज के डेट में जो गृह मंत्री है, तो ठीक उसी प्रकार से दीवान ए इंसा का कार्य जो है क्या होता था, गृह मंत्री का कार्य होता था। उसके बाद जो है बात करते हैं वो करते हैं दीवान ए बसी। दीवान ए बसी जो है ये जासूसी विभाग का प्रमुख थे। यहाँ पर जासूसी विभाग को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि छोटी सी छोटी खबर लेना जो है ये शेरशाह सूरी का इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो चाहता था कि जो उसके कोई भी बुरी बात अगर उसके द्वारा या उसके मंत्री के द्वारा होती है तो उसका मालूम होना बड़ा जरूरी होता है। देखिए किसी भी घर में अगर कलह बढ़ जाती है तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो घर का मुखिया होता है उसके पास जो है कुछ समाचार जो परिवार में गलत चल रहे हैं वो उनके तक नहीं पहुंचते, और इस कारण क्या होता है बाद में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो शेरशाह सूरी था उसने इसीलिए इस विभाग को रखा हुआ था क्योंकि हर एक सूचना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इससे क्या था, तो उसका जो विभाग के मंत्री थे वो चुस्त दुरुस्त रहते थे, उनको पता है कि सारी खबरें जो है उनके पास रहती थी, या कोई उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है उसकी खबर उनके पास रहती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसलिए आने वाले शासकों ने इसी विभाग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। फिर आता है छठा अंतिम और दीवान कज़ा, जो न्याय मंत्री होता था विभाग का, बड़ा होता है न्याय मंत्री, न्याय करना, अदालतें लगाना, और उसका अंतिम सबसे बड़ी जो अदालत होती थी वो बादशाह की होती थी। तो ये पढ़ा हमने। अब चलता है केंद्रीय के बाद वो आता है स्थानीय शासन। स्थानीय नहीं, सरकारों का। सरकारें मतलब आज सरकार किसी और तरह से लिया जाता है शब्द, लेकिन उस समय प्रांतों को, राज्यों को जो है वो सरकार कहा जाता था। याद रखने वाली बात है ये, 1 नंबर का आता है क्वेश्चन।
तो शेरशाह सूरी ने एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, जैसे आज भी आधुनिक समय में हर एक देश के बहुत सारे हिस्से जो है, प्रांत जो है वो डिवाइड होता है, जैसे आज भी भारतवर्ष के जो है वो 28 प्रांत हैं। तो उसने भी अपने पूरे साम्राज्य को 66 अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ था, मतलब 66 जो है उसके प्रांत थे। और इन प्रांतों में जो है दो तरह के अधिकारी होते थे। पहले सिकदार ए सिकदारान, याद रखने वाली बात है, सिकदार ए सिकदारान। देखिए आजकल की डेट में जो राज्य के सबसे बड़ा जो मंत्री होता है उसे कहते हैं मुख्यमंत्री, सीएम। तो आप उनके साथ जो है इनको जो है वो रख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सिकदार ए सिकदारान। इनका कार्य क्या होता था? इनका कार्य होता था कि शांति कायम करना, शाही आदेशों को लागू करना और करवाना, फौजदारी मुकदमों का निर्णय। यहाँ पर जो फौजदारी, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, फौजदारी वो मुकदमे होते हैं जो किसी से या मर्डर या मारकाट या किसी भी तरह का जो हिंसा से संबंधित होते हैं, उन मुकदमों को कहा जाता है फौजदारी मुकदमे। तो ये केवल कौन सुनता था? सिकदार ए सिकदारान। अगला आता है दूसरा, वो था मुंसिफ ए मुंसिफान। ये जो है इसका कार्य क्या होता था? लगान इकट्ठा करना, लगान लगाना भी, उसे इकट्ठा करना भी। और ये जिन मुकदमों को सुनता था वो तथा भूमि से संबंधित, उन्हें कहते हैं दीवानी मुकदमे। आज भी इसी तरह से जो ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, दीवानी मुकदमे और फौजदारी मुकदमे। तो सोचिए, शेरशाह सूरी की देन। फिर आगे जो है पढ़ते हैं, सरकारों के बाद जो छोटी इकाई आ जाती है वो आती है जिला। लेकिन उस समय जिला नहीं कहा जाता था, उसमें कहा जाता था परगने। तो परगनों का जो शासन था, ये कहता है कि 66 जो सरकारें थे उन्हें आगे जो है वो बांटा हुआ था। कितने था उसके बारे में हमें जो है वो ज्ञान नहीं है। लेकिन वहाँ जो 3 अधिकारी जो है वो कार्य करते थे। पहला अधिकार सिकदार। देखिए पहले नाम आता था, राज्यों में वो आता था सिकदार ए सिकदारान। यहाँ पर केवल पहला शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, सिकदार। इसके कार्य वैसे ही थे जैसे राज्य के थे, शांति कायम करना और मुकदमों का, कौन से? फौजदारी मुकदमों का। उसके बाद मुंसिफ, मुंसिफी, लेकिन पहले था मुंसिफ मुंसिफान, यहाँ पर आया केवल मुंसिफ, और कार्य वही होते थे। तीसरा आता है वो है खजानदार। ये अलग से आता है। इसका कार्य क्या होता था? शाही आय का ब्यौरा देना, कितनी आय जो है हुई है उसका ब्यौरा देना और रखना। और सहायता के लिए जो है वो कारकुन, याद रखना, कारकुन बाद में बदल कर शब्द आज हो गया है, वो है क्लर्क। तो ये भी नियुक्त जो है वो किया जाता था उसकी सहायता के लिए, खजानदार की सहायता के लिए। तो इस प्रकार से ये परगनों का या जिलों का, देखिए जिला में आज की डेट पे जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे कहते हैं डीसी, डिप्टी कमिश्नर। तो इस प्रकार से आप उनकी जो है वो इनके साथ जो है कर। हाँ, यहाँ पर मैंने अध्यक्ष की बात नहीं करी। हाँ, सिकदार हो चुका है। तो इस प्रकार से ये आप इसको तुलना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परगनों के बाद आते हैं गांव। जिस प्रकार से आज जो है वो गांव का प्रबंध जो है वो गांव का प्रधान करता है। उस समय जो है गांव का जो प्रमुख होता है उसे प्रधान नहीं कहा जाता, उसे मुकद्दम कहा जाता था। याद रखने वाली बात है, मुकद्दम। और इसी की सहायता के लिए जो है वो पटवारी रखा जाता था। और पटवारी का कार्य क्या होता था कि लगान संबंधी ब्यौरा रखना या फिर जो है भूमि का ब्यौरा रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और आज की डेट में हमारे पटवारी के पास अगर आप जाएं तो भूमि से संबंधित रिकॉर्ड जो हो पटवारी के पास ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा हमें जल्दी चलना पड़ेगा। पांचवा जो आता है, पीछे मैं नंबर देना जो भूल चुका हूं उसका माफी चाहूंगा। पांचवा नंबर है न्याय प्रबंध। न्यायप्रिय जो है, शेरशाह के बारे में अगर उसकी खासियतों में जाना जाए तो वो बहुत न्यायप्रिय शासक था। जब वो न्याय देता था तो वो ये नहीं देखता था कि उसका मंत्री है या उसका सरदार है या छोटा है, बड़ा है, गरीब है, कैसा है, वो न्याय और वो मानता था। देखिए उसके जो विचार हैं उनसे ही आप पता लगा सकते हैं। ये लाइन उनके द्वारा ही कही गई लाइन है। कहा जाता है कि वो कहते थे न्याय सबसे बढ़िया धार्मिक कार्य है। अगर आप किसी को पुण्य कमाना है तो न्याय कीजिए, और न्याय भी कैसे कीजिए? बिल्कुल सही कीजिए, तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। ये धार्मिक कार्य जो गिना जाता था। कहता है ऐसा उल्लंघन करने वालों को वो कभी क्षमा नहीं करता था, चाहे वो सरदार हो या फिर वो संबंधी ही क्यों ना हो। ये भी एग्जाम्पल जो है वो दिए हैं शेरशाह सूरी ने। तो न्याय हो गया। न्याय के बाद हम छठा जो है पॉइंट लेते हैं वो है पुलिस प्रबंध उसका। सिकदार ए सिकदारान और सिकदार की हमने बात कर दी है। प्रांत और जिला में वो बड़े अधिकारी होते थे और उनका कार्य होता है शांति बनाए रखना। लेकिन एक और संस्था होती थी जिसका वो सहायता लेता था, वो होती थी पुलिस। तो पुलिस जो है इनका कार्य होता था कि जो भी चोरी डकैती होती है, जो भी अशांति फैलाता है,
कानूनों को नहीं मानता है उनको पकड़ना और जेल में डालना। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये थी कि जब कभी भी चोरी होती थी, देखिए शेरशाह सूरी व्यापार के या वाणिज्य में हक में था, इसलिए उसने ग्रांड ट्रंक रोड जब बनवाया ताकि जो है व्यापार में वो फ्लोरिश हो सके। तो अगर व्यापारियों के साथ कोई लूटमार करता है या चोरी डकैती करता है तो वो अच्छे संदेश नहीं था उस राज्य के लिए, इसलिए उसने क्या किया था, ये कानून में ही रखा था कि कोई भी अधिकारी यदि किसी चोर को पकड़ने में असफल हो जाता तो सारा का सारा माल जो है उस अधिकारी को ही देना पड़ता था। कितनी बड़ी बात थी। और इसलिए क्या था कि चोरियां जो है वो कम होती थी, क्योंकि जो योग्य अधिकारी होते थे और उनको मालूम होता था कि उन्हें हर हालत में चोर को पकड़ना है, इसलिए जो वो चोरियां होने ही नहीं देते थे, उसके लिए प्रयास रहते रहते थे। और अगर हो भी जाती थी तो उन्हें मालूम भी हो जाता, करना ही पड़ता था, तो पूरी लगन के साथ पूरी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते थे, जो आज देखने को नहीं मिलता है। मैं पूरे को सिस्टम को नहीं करूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा गलत हो गया। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो बहुत ईमानदारी से जो कार्य भी करते हैं, लेकिन अधिकांश जो है ऐसा देखने में नहीं आता है। सातवां आता है जासूसी विभाग। देखिए इसकी बात भी हम पहले कर चुके थे। उसका जो जासूसी विभाग था वो हर छोटी से छोटी खबर उस तक पहुंच जाता था। किसके लिए? साम्राज्य की मजबूती के लिए, जिसकी बात में हो चुकी है पहले। आठवां जो आता है वो है लोक कल्याण के कार्य, और ये भी हमने बात कर ली है। हमने ग्रांड ट्रंक रोड की बात कर ली है, लेकिन हाँ उसकी लंबाई के संदर्भ में हमने बात नहीं करी। तो उसकी जो लंबाई थी वो 1500 मील थी, और इसके किनारे पर 1700 सराएं जो है बनाई गई थी, और ये सराएं हर 8 या 9 किलोमीटर के बाद बनाई गई थी। सराय में क्यों होता था? सराय का कार्य होता था कि जब कभी यात्री जो है यात्रा कर रहा है तो उसे वहां पर ठहरने का इंतजाम भी मिल जाता था और वहां पर उसकी सुरक्षा भी होती थी। तो ये इस तरह से ये कार्य होता। तो लोक कल्याण के कार्य में ये भी आ गया। इसके अलावा भी बात करते हैं कि वो निर्धनों, विधवाओं, शिक्षा संस्थाओं और विद्वानों की बहुत कदर करता था और उन्हें हमेशा दान देता था। ये शेरशाह सूरी का अपना एक देखने का नजरिया था, और उसे करता भी था, पूरा करता भी था। लोक कल्याण के कार्य के बाद आठवां नौवां जो आता है वो है व्यापार और वाणिज्य का प्रोत्साहन, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ कि 8 मील के बाद सराय बनाई गई थी। सोने, चांदी और तांबे के जो है वो सिक्के चलाए थे। देखिए सिक्के से व्यापार का क्या संबंध है? यदि आपका पहले क्या होता था कि विनिमय के द्वारा जो है वो आपका व्यापार चलता था, जिसमें क्या किसी वस्तु के बदले में कोई वस्तु जो है आदान प्रदान होती थी, वस्तु के बदले में वस्तु। तो क्या होता था, एक बहुत बड़ी वस्तु ले जानी, फिर एक और वस्तु लेकर आना, तो उसमें खर्च लगता था बहुत ज़्यादा। हो सकता है इस वस्तु की आपको आवश्यकता फिर भी देना पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, इस इनके आने के कारण, मुद्रा के आने के कारण क्या हुआ, अब इतनी बड़ी वस्तु के बजाय अब छोटी चीज़ों को जेब में रखकर जो है वो जाया जाता था, और आपको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ आती थी, जो आपको ज़रूरत थी उसको देने की आवश्यकता नहीं थी। तो इससे आपका जो व्यापार है वो फास्ट होने लगा, जल्दी होने लगा। तो ये जो है कारण रहा। 9 के बाद 10वां जो पॉइंट आता है वो है भू राजस्व संबंधी सुधार। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है उनके, और यहाँ पर जो है जो नाम लिखना मैं भूल गया वो था कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कहा जाता था टोडरमल। ये टोडरमल जो थे ये आगे भी, ये तो सिर्फ यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ शेरशाह सूरी में, आगे भी जब हम बात करेंगे अकबर के बारे में, यहाँ अकबर के शासनकाल में भी टोडरमल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उसे जो है 7 रत्नों में गिना जाता था। तो ये जो टोडरमल थे ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी रहे और इसी का महत्व आगे भी उन्हें मिला। देखिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। वो सिकंदर लोधी का एक गज हुआ करता, नापने का एक गज हुआ करता था। याद रखने वाली बात है कि उसने जो है इसका सहारा लिया सिकंदर लोधी गज का, और इससे पूरी भूमि को, जो कृषि योग्य भूमि थी, याद रखने वाली बात है कि केवल कृषि योग्य भूमि को उसने 3 भागों में बांटा भी और उसे नपवाया भी। ये भाई ये 3 जो वर्ग थे वो क्या क्या थे? पहले उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है घटिया। और सही बात भी थी कि अगर आपसे कोई कर वसूल कर रहा है वो उत्तम का भी उतना ले रहा है, मध्यम का भी और घटिया का भी, तो इसका मतलब घटिया बेचारा जो कम उपज हो रही है वो भी उतना दे रहा है। तो कितना अवैधानिक व्यवस्था थी। तो इसलिए उस व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए जो शेरशाह सूरी ने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड किया, उत्तम, मध्यम और घटिया, और उनसे जो कर लिया जाने वाला था वो उसी अनुसार लिया जाने लगा, उत्तम से ज़्यादा कर, मध्यम से कम और घटिया से ज़्यादा। और एवरेज में देखा जाए उस समय जो
कर जो लिया जाता था वो 1/3 भाग था। 1/3 भाग का मतलब क्या हुआ कि एक जो है वो किसान देगा किसको, राजा को, और जो 2 भाग थे वो खुद जो है वो किसान के पास रहेंगे। अगर 3 किलो की जो है फसल होती है तो 1 किलो चला जाएगा कहाँ, 1 किलो चला जाएगा राजा के पास और 2 किलो जो उसके पास रहेंगे। तो ये व्यवस्था जो है किसने अपनाई, शेरशाह सूरी ने। आगे चलते हैं, वह है 11वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट है ये, सैनिक सुधार। देखिए उसने सेना में भी बहुत सारे सुधार किए जो आज भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदुस्तान की सेना में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या क्या है उसके पास, पहले सेना जो की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सेना उसके पास थी। उसके पास 1,50,000 घुड़सवार थे जो घोड़े पर जो है युद्ध लड़ते थे। 25,000 पैदल थे और 5,000 जो हाथी और तोपें उसके पास हुआ करती थी। उसने नया कार्य क्या किया, ये सभी के पास होती थी। उसने नया कार्य ये किया कि उसने सेना के प्रशिक्षण का कार्य जो है शुरू किया। सेना को हमेशा प्रशिक्षित किया। ये वैसा ही है जैसे आज भी हिंदुस्तान की सेना जो है राजस्थान में जाती है, रेतीली भूमि के ऊपर मरुस्थली में, और इसी तरह से अगर उनको उत्तर में ले जाया जाए तो वो सियाचिन ग्लेशियर में भी जाकर जो है, और दक्षिण में पठारी हिस्से में भी जाकर, ताकि उनको हर तरह के क्षेत्र में जो है वो युद्ध का अभ्यास का जो है वो बना रहे, उनमें वो दक्षता बनी रहे। तो इसी प्रकार की व्यवस्था जो शेरशाह सूरी ने भी की। एक और चीज़, दूसरा चीज़ उसने क्या किया कि उसने घोड़े को दागने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि ये घोड़ा किस प्लाटून का, किसका ये घोड़ा है या किस सरदार से संबंधित है और किस तरह का घोड़ा है। तो ये दागने की व्यवस्था स्थापित हुई ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके। दूसरा था एक और वो था सैनिकों के हुलिया रखने की। देखिए या आज भी हर जगह अब तो हर आदमी का हुलिया रखा जाता है ताकि जो है विपरीत स्थितियों में जो है उसकी पहचान की जा सके, शिनाख्त की जाती है। खास तौर पर पुलिस विभाग या फौज में जो है उसके हर एक अंग के बारे में रिपोर्ट लिखी जाती है कि कम से कम उसके बारे में, मृत्यु के बारे हो सकता है पता नहीं किस तरह से उसकी मृत्यु, उसका चेहरा देखने वाला योग्य हो ना हो। तो इस प्रकार से हुलिया रखने की जो प्रथा जो है वो शुरू की गई शेरशाह सूरी के शासनकाल से। तो ये पढ़ लिया हमने शेरशाह सूरी के बारे में आज पूरी तरह से। शायद जितना मैं आपको दे पाया आप समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि मैं हमेशा अंतिम जो है कुछ लाइनें लेकर आता हूँ आपके लिए, कहना चाहूँगा, रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगा के भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं, लगा के भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। आप अपने रिश्तों को बनाए रखें। आजकल जो है बरसात का मौसम है, आप एक पौधा लगाएं और उसको भूल ना जाएं, उसको पानी देते रहें, भगवान तो दे ही रहा है। और रिश्तों को संभालना जो आज नहीं संभले जा रहे हैं, हम एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और रिश्तों को भूलते जा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप मत भूलना, क्योंकि यही आदमी की सबसे बड़ी पहचान भी और सबसे बड़ी जागीर, सबसे बड़ी संपत्ति भी है, अगर आप इसको समझना चाहें तो। गॉड ब्लेस यू सभी को। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।